सोचिए, 11 मई 1998 का दिन, थार का रेगिस्तान और हर तरफ पसरा हुआ बिल्कुल सन्नाटा। अचानक पोखरण की जमीन कांप उठती है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई प्राकृतिक भूकंप नहीं था। ये एक बेहद कड़े और ऐतिहासिक फैसले की गूंज थी। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन शक्ति न्यूक्लियर टेस्ट्स की। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कामयाबी को किसी बड़े जश्न की तरह पेश नहीं किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द याद हैं आपको? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये जश्न मनाने का नहीं, बल्कि एक गंभीर आत्मचिंतन का विषय है। ये एक पूरी सभ्यता के अस्तित्व और जिम्मेदारी का सवाल था। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आत्मनिर्भरता की नींव से। आजादी के ठीक बाद की उन मुश्किल चुनौतियों ने कैसे एक बिल्कुल नई मानसिकता को जन्म दिया। सोचिए, 1948 का समय, हमें आजाद हुए बस एक ही साल हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा जैसे दूरदर्शी नेताओं ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तब हम विज्ञान के बारे में सोचेंगे। जी नहीं, हमारे संविधान की स्याही अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी कि 1948 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कर दी गई। और यहीं से आत्मनिर्भरता का असली मतलब समझ आता है। ये कोई साधारण आर्थिक नीति नहीं है, ये असल में संप्रभुता का एक दर्शन है। सीधी सी बात है, जो राष्ट्र अपनी जरूरत की चीजें खुद नहीं बना सकता, वो सही मायने में खुद पर आजादी से शासन भी नहीं कर सकता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात को एकदम सटीक तरीके से रखा था कि हम 1 अरब लोगों का देश है, हमें खुद पर निर्भर रहना ही होगा। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी सिर्फ पहले से बनी हुई वैश्विक व्यवस्था के भरोसे बैठने से इनकार किया है और अपना रास्ता खुद बनाया है। इस आत्मनिर्भरता का सबसे जबरदस्त और अनोखा उदाहरण हमें देखने को मिलता है हमारी अगली कहानी में, साइकिल पर रॉकेट। थुम्बा में इसरो की वो बेहद साधारण शुरुआत किसी चमत्कार से कम नहीं है। 1963 के थुम्बा लॉन्च के बारे में सोचकर आज भी हैरानी होती है। मतलब एक मछली पकड़ने वाला छोटा सा गांव, कंट्रोल रूम कहां था? एक स्थानीय चर्च में। लॉन्च पैड एक साइकिल शेड, और तो और रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर और पेलोड बैलगाड़ी पर लाए जा रहे थे। ये किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन ये हमारे स्पेस प्रोग्राम की 100% प्रमाणित ऐतिहासिक सच्चाई है। यही वो शुरुआती संघर्ष और सीमित संसाधन थे जिन्होंने आगे चलकर हमें एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक चुनौती के लिए तैयार किया, और वो था नवाचार यानी इनोवेशन के जरिए प्रतिबंधों को हराना। याद कीजिए 1999 का कारगिल युद्ध, एक ऐसा समय जब विदेशी जीपीएस सिग्नल्स को हमारे लिए जानबूझकर रोक दिया गया था। लेकिन हम रुके नहीं। इस घटना ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने भारत को अपना खुद का पूरी तरह से स्वतंत्र और सुरक्षित नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक बनाने की प्रेरणा दी। अब बात सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रह गई थी, अब बारी थी अंतरिक्ष में अपनी उस बेजोड़ प्रतिभा को साबित करने की, जहां हमने संसाधनों से ज्यादा अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाया। जब भी हम कम लागत में शानदार काम की बात करते हैं तो ये तुलना तो लाजमी है। 2014 के हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान की कुल लागत थी $74 मिलियन, और दूसरी तरफ अंतरिक्ष पर बनी हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी का बजट था $100 मिलियन। ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। अक्सर लोग जुगाड़ शब्द को सिर्फ काम चलाने के नजरिए से देखते हैं, लेकिन यहाँ जुगाड़ का मतलब कुछ और ही है। जब आपके पास संसाधन कम हो तो आप अपनी महत्वाकांक्षा को कम नहीं करते, बल्कि आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल को इतना बढ़ा देते हैं कि हर बाधा पार हो जाए। ये असल में सटीकता और इनोवेशन का दर्शन है। और इस बुद्धिमत्ता का सबसे ठोस प्रमाण था ये नंबर 104। जी हां, 2017 में पीएसएलवी के उस ऐतिहासिक लॉन्च ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही शांति से भारत ने एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करके एक अभूतपूर्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिर आता है हमारा प्रज्ञान रोवर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर उसने जो डेटा भेजा, सल्फर, आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन जैसे तत्वों की खोज, ये दिखाता है कि असल वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन खोखले राजनीतिक दावों से नहीं, बल्कि ठोस जमीनी वैज्ञानिक डेटा से होता है। इन आधुनिक तकनीकी कामयाबियों के पीछे हमारी एक बहुत पुरानी और गहरी सोच छिपी है, जिसे हम कहते हैं समय का पहिया या इतिहास का चक्रीय रूप। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1991 का वो दौर, जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी नाजुक थी कि हमें अपना सोना आईएमएफ के पास गिरवी रखना पड़ा था। और फिर वहां से
2008 में चंद्रयान, 2014 में मंगलयान, 2017 का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनना। ये सफर दिखाता है कि हालात कैसे 360 डिग्री बदल सकते हैं। इसी को हमारे यहाँ काल चक्र कहा जाता है, समय का पहिया। ये एक ऐसा नजरिया है जो मानता है कि इतिहास एक सीधी रेखा नहीं है। सभ्यताएं उठती हैं, एक मुकाम पर स्थिर होती हैं, उनका पतन भी होता है और फिर वो निश्चित रूप से वापस जन्म लेती हैं। भारत का ये धैर्यवान और लगातार आगे बढ़ने वाला नजरिया इसी कालचक्र की समझ से आता है। अगर आप इस पूरे विषय की गहराई को महसूस करें तो ये महज कुछ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स की रिपोर्टिंग नहीं है। यह एक बहुत ही गहरे, दार्शनिक और पूरी सभ्यता को समेटे हुए एक विचार की कहानी है, जो हमारे इतिहास से लेकर हमारे भविष्य तक की रूपरेखा तय करती है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर विकास सचमुच कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि एक दोहराता हुआ चक्र है, तो यह सभ्यतागत मानसिकता इस बात को पूरी तरह से कैसे बदल देती है कि कोई राष्ट्र अपने आने वाले 1000 सालों की योजना कैसे बनाएगा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा।